ग्लोबल हीट मैप के 19वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये पेशकश यूएसआई ऑफ इंडिया की तरफ से है, जहां हम पिछले 1 हफ्ते के इंटरनेशनल इवेंट्स और जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज़, जो सामरिक इश्यू उत्पन्न हुए हैं उनको एनालाइज़ करते हैं। और ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो किसी भी कॉम्पिटिशन में अपीयर हो रहे हैं, जहां पर करंट अफ़ेयर्स और स्ट्रैटेजिक अफ़ेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिशन कोई भी हो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी हाल ही में अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसी मुताबिक उससे पहले वो फ्रांस गए थे। तो ये दोनों विज़िट में क्या हुआ और उससे हमें क्या हासिल हुआ। अ, दूसरी चीज़ है कि अमेरिका ने जो कोशिश की है शांति की रशिया यूक्रेन वॉर में, वो अभी कहाँ तक पहुँची। उसी मुताबिक इज़राइल हमास वॉर में अभी क्या हो रहा है और मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल आ गया है। उससे क्या फ़ायदा होगा और ऐसा क्यों ज़रूरी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले और वो चौथे ऐसे इंटरनेशनल नेता हैं जो व्हाइट हाउस गए थे। और जहाँ तक बड़े देशों का सवाल है, उसमें शायद पहले नेता हैं। और ये इम्पोर्टेंट है और ये दर्शाता है कि कैसे भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। और काफ़ी चीज़ों में कोऑपरेशन है और उसके बारे में बातचीत हुई, चाहे एनर्जी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो या मिनरल्स के बारे में बातचीत हो। अभी हम सबको पता है कि अमेरिका भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, सुपर पावर है, वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है और एक बड़ी ताकत है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत अमेरिका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी भारत, अगर अमेरिका अपने आप को देखता है तो उसका सामने सबसे बड़ा चैलेंज है चीन का। तो चीन के चैलेंज को अगर अमेरिका ने पूरा करना है और उसका मुकाबला करना है, तो भारत एक मजबूत कड़ी की तरह उनके साथ खड़ा हो सकता है और उनके उनके काम आ सकता है, ऐसा उनका मानना है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन। भारत की लोकेशन ऐसी है जो साउथ एशिया को कंट्रोल करती है, उसी के साथ-साथ इंडियन ओशियन को कंट्रोल करती है, उसी के साथ-साथ जो चीन की लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको भी कंट्रोल करती है और जो चोक पॉइंट्स हैं चीन की लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको भी कंट्रोल करती है। उसी के साथ-साथ अगर अमेरिका को पूरे इतने बड़े एशिया में कोई एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर चुनना है, जो बड़ा ताकतवर पार्टनर हो, तो वो चीन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो उसका कॉम्पिटिटर है। रूस भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ में अभी तक कॉम्पिटिशन चल रहा था कोल्ड वॉर 1.0 में, और अभी तो और हालात बिगड़े हुए हैं। और तो उस हालत में ले दे के भारत ही सामने आता है, जो कि एक उभरती महाशक्ति के तौर पे भी उभर रहा है और एक बड़ी मार्केट के तौर पे उभर रहा है। तो इसलिए भारत का जो है एक वर्चस्व अभी बढ़ रहा है और एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट भारत अभी के अंदर पैदा हो रही है, जो अमेरिका को आकर्षित करती है। अब अगर इस विज़िट को देखें, तो जो मोटी चीज़ें हैं, मैं ऑप्टिक्स में नहीं जाता हूँ, बट मोटी चीज़ें अगर आप देखें तो सबसे पहले ये माना गया कि भई 2030 तक हमें अपना जो ट्रेड है वो $500 बिलियन बढ़ा लेना चाहिए। अभी $129 बिलियन है, जो कि मेरे विचार से एक बड़ी स्टेटमेंट है। हालाँकि अभी जो हमारा ट्रेड है उसमें भारत का जो ट्रेड सरप्लस ज़्यादा है, $45.6 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है भारत का अमेरिका की तरफ, जो भारत के फ़ेवर में है। वो उससे अमेरिका ज़्यादा खुश नहीं है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि वो बैलेंस हो जाए और इसीलिए उन्होंने कई चीज़ें ऑफ़र की हैं भारत के लिए। जैसे कि जो कुछ मिलिट्री का सामान है, एआई इनेबल्ड ड्रोन्स हैं, एआई से चलने वाले ड्रोन्स, उसी मुताबिक जेवलिन मिसाइल है और जो सबसे उनका मॉडर्न एयरक्राफ्ट है F-35, उसका भी उन्होंने ऑफ़र दिया है। वो देखने की बात है कि भारत उस ऑफ़र को ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, क्योंकि और भी कॉम्पिटिटर्स हैं भारत के लिए, जो नई जनरेशन का हवाई जहाज़ लेने के लिए, और 5th जनरेशन का हवाई जहाज़ लेने में भारत को उसकी कीमत, उसका यूज़ और बाकी चीज़ें कंपेयर करने के बाद ही भारत किसी नतीजे पे पहुँचेगा कि इसको लिया जाए या ना लिया जाए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा सबको परेशान कर रही थी, वो टैरिफ के बारे में थी। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो टैरिफ लगाता है, वो जी20 मेंबर्स में और जी7 मेंबर्स में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 17% है। यूनाइटेड स्टेट्स 3% लगाता है और ये भारत की एक मजबूरी भी है।
क्योंकि अगर हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हम आज़ाद होने के बाद हमारा इंडस्ट्रियल बेस कोई ख़ास नहीं था, तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें तो टैरिफ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक तरीके से हमारा कंपल्शन भी है। लेकिन अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इसको बैलेंस करना चाहिए। तो बैलेंस डायरेक्ट टैरिफ से शायद इतना ना हो, लेकिन अगर हम और ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो उससे भी हम उसको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। कुछ भारत ने समझौता भी करने की कोशिश की है, कुछ चीज़ों में टैरिफ कम किया है, और मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत होगी, और इसीलिए जो एक खतरा समझा जा रहा था कि अ, अमेरिका डायरेक्ट टैरिफ काफ़ी सारा टैरिफ लगा देगा भारत के ऊपर, तो वो अभी मेरे विचार से कंसिडरेशन में है, और अभी थोड़ा उसके ऊपर डिस्कशन लंबा चलेगा। अभी अप्रैल तक तो उन्होंने सोचा है कि नहीं, उसके बाद तब तक तो हम लोग बातचीत करेंगे आगे के लिए। उसी मुताबिक अभी अगर हम देखें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ उसमें टेररिज़्म में भारत और अमेरिका का जी की सोच एक एक जैसी है। मुंबई टेरर अटैक को की भर्त्सना की गई, और वो शायद पाकिस्तान को भी रास नहीं आया, और उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। उसी मुताबिक अमेरिका राज़ी हो गया है तहव्वुर राना को भारत भेजने के लिए, जो कि मुंबई अटैक में एक बहुत बड़ा दोषी पाया गया था, और उसको उसके ऊपर केस अभी भारत में चलेगा। अब ये दूसरा आदमी होगा, पहले कसब था, अभी राना के ऊपर केस चलेगा जब वो भारत आ जाता है। हालाँकि पाकिस्तान इससे खुश नहीं है। जैसे कि चाइना खुश नहीं है कि अमेरिका ने हमें F-35 ऑफ़र किया है, और वो लोग भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अमेरिका का कहना था इल्लीगल माइ इमिग्रेंट्स जो हैं वो भारत अपने ले ले। सिर्फ़ भारत ही नहीं, बाकी सभी देशों के लिए है वो लागू, और उसी चीज़ में भारत भी उससे एग्री करता है, चीन भी एग्री करता है, और जो हम लोग अपने इमिग्रेंट्स जो हैं वो हम लेने के लिए तैयार हैं। हालाँकि भारत का सिर्फ़ यही कहना है कि उनको इज़्ज़त के साथ भेजा जाए, और कम से कम ह्यूमन डिग्निटी के साथ भेजा जाए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत ने जब ये बातचीत करी वहाँ पर, तो ये साफ कहा कि इस इकोसिस्टम को बदलना होगा, इस इकोसिस्टम को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि इस इकोसिस्टम में सिर्फ़ वही एजेंट और एजेंसीज़ नहीं हैं जो भारत में हैं, और वही लोग कसूरवार नहीं हैं जो जा रहे हैं। वो भी कुछ एजेंसीज़ ऐसी भी हैं जो अमेरिका में हैं, कि ज़ाहिर है कि इस किस्म का लोगों को वो लोग चीप लेबर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और चीप लेबर तभी जाएगा जब उसकी डिमांड होगी। तो वहाँ पर डिमांड भी है, और इसीलिए ये लोग जा रहे हैं। और तो दोनों तरफ जो ये एजेंट्स हैं और जो एजेंसीज़ हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। इसी के साथ अमेरिका अपना ऑयल और नेचुरल गैस और ज़्यादा बेचना चाहता है। भारत वर्ल्ड में नंबर 3 में आता है इसकी खपत में, और भारत की खुद इतनी जो नेचुरल गैस और ऑयल है, वो अपना इतना प्रोड्यूस नहीं करता, तकरीबन 85% हम लोग आयात करते हैं। तो अगर ये सिचुएशन है, तो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए, जिसको वो हमें बेचना चाहेगा, और भारत को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, और भारत को अल्टरनेट सोर्स भी चाहिए, क्योंकि अगर एक सोर्स बंद हो जाता है तो भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अलग-अलग सोर्स चाहिए। तो कुछ हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं अमेरिका से, शायद उसकी तादाद और ज़्यादा बढ़ जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी पहले आईसीईटी एक एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया था, उसको अभी थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, और बढ़ा के उसको अभी एक ट्रस्ट के तौर पे कहा जाता है, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़। यानी कि जो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे एआई है, चाहे चिप्स है, चाहे रेयर अर्थ कॉर्पोरेशन है, इन सब में आपस में समझौते होंगे, और इसके ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है। अभी ज़ाहिर है कि इस समिट के बाद में कई चीज़ों के ऊपर बातचीत चलेगी। उसी मुताबिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर भी जो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है, 1-2-3 एग्रीमेंट सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था। लेकिन उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा न्यू रिएक्टर्स हमारे पास आए नहीं अमेरिका से। तो अब उम्मीद है कि और ज़्यादा रिएक्टर्स अमेरिका शायद हमें देगा, और जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि क्लीन एनर्जी भारत चाहता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर अगर भारत में लग जाता है, तो ये हमारे लिए इंडिजिनस एनर्जी सोर्स हो जाता है, यानी कि भारत के अंदर ही पैदा होने वाली एनर्जी हो जाती है, बजाय इसके कि जो तेल है जिसे हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। तो फ्रांस भी गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी उससे पहले, और उन्होंने साझा तौर पर जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की समिट है उसको चेयर किया था प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ। उसी के साथ-साथ जो बायलैटरल इश्यूज़ भी वहाँ पर डिस्कस हुए थे। हमें समझना चाहिए कि फ्रांस भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि सबसे पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनर है ये। जब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का शब्द भी हमने तभी इस्तेमाल करना शुरू किया था जब फ्रांस के साथ पहली बार स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई थी। फ्रांस एक इंडियन ओशियन का देश है, क्योंकि उनकी ज़मीन है इंडियन ओशियन में और उनका इंटरेस्ट भी है इंडियन ओशियन में, और इंडियन ओशियन लॉ एंड ऑर्डर रहे इंडियन ओशियन में, इसमें उसका भी इंटरेस्ट है। इसलिए फ्रांस एक बड़ा पार्टनर, नेवी का पार्टनर और मैरीटाइम पार्टनर हमारे लिए बन सकता है। तो वो और उनका पैसिफिक में भी कुछ रियल एस्टेट है। तो इस हिसाब से फ्रांस एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर हमारे लिए, मिलिट्री पार्टनर के तौर पे उभर के आता है। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री उनके साथ में संबंध हमारे काफ़ी हैं। राफ़ेल हमने उनसे ऑलरेडी लिया हुआ है। उसके अलावा और चीज़ें, सबमरीन्स की बात चल रही है, उन्होंने हमें दे जानी चाहिए थी, उसके ऊपर भी वो डील अभी अटकी हुई है। उसको जहाँ तक उम्मीद है कि वो भी सबमरीन्स भी आ जाएँगी, डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हमें और लेनी थी उनसे। उसी मुताबिक दोनों के विचार मिलते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर और मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर। क्योंकि अगर हम देखें तो भारत भी चाहता है कि अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो और ना हम यूएस के खेमे में हों, ना हम चाइना के खेमे में हों। और फ्रांस भी कुछ इसी तरीके की कोशिश कर रहा है। हालाँकि वो नाटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। उसी मुताबिक फ्रांस से भी हम लोग मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आयात करने की सोच रहे हैं और उसके ऊपर भी अभी बातचीत और ज़्यादा आगे बढ़ रही है। इसी मुताबिक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट फ्रांस और इंडिया के बीच में बहुत है। टूरिज़्म, भारत के बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और एक कॉन्सुलेट उन्होंने, जो बिज़नेस भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो मार्से में एक कॉन्सुलेट नई इंडिया ने अभी उधर खोली है, जिसका इनॉग्रेशन किया गया। उसी मुताबिक एक इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भी है, जिसमें भारत पार्टनर है कई और देशों के साथ और फ्रांस के साथ, और ये फ्यूज़न रिएक्टर है। तो ये भी ज़्यादा हमें सूट करेगा जब एक बार ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मैच्योर हो जाती है तो। अमेरिका ने एक कोशिश करी थी रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने की, और अमेरिका इसके पीछे उन्होंने प्रॉमिस भी किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इलेक्शन में ही बोला था कि भई पहले ही दिन मैं वो लड़ाई रुकवा दूँगा। हालाँकि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले दिन तो रुकने का चांस नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया है। और इसी कोशिश के तहत राष्ट्रपति ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन ये अभी प्लान बना रहे हैं मिलने का सऊदी अरेबिया में, और उन्होंने अपना पक्ष भी काफ़ी हद तक जो अभी म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है यूरोपियन देशों के सामने और नाटो मेंबर्स जो उनके हैं उनके सामने, और उनको एक रियलिस्टिक तरीके से उनको शीशा दिखाया गया है कि देखिए, जो ये यूक्रेन की नाटो की मेंबरशिप है, ये एक रियलिस्टिक एम नहीं है। इतना आसान नहीं है इनको नाटो में शामिल करना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 2014 का बॉर्डर है, जो बार-बार नाटो कंट्रीज़ बोलते रहते हैं कि हम वो वापस लेके रहेंगे, वो भी एक रियलिस्टिक एम नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। तो ये भी उन्होंने बता दिया है उनको। उसी मुताबिक अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में नहीं जाएँगे, और अगर नाटो के देश पीसकीपर्स भेजते हैं यूक्रेन में, तो वो पीसकीपर जो हैं, वो जो नाटो का जो एक क्लॉज़ है, क्लॉज़ 5, यानी कि उस क्लॉज़ का मतलब है कि भई अगर किसी भी नाटो के सैनिक पर हमला होता है, तो पूरा नाटो जो है वो हम के ऊपर हमला माना जाएगा। इससे अमेरिका इनकार कर रहा है कि अगर आपस में फायरिंग हो जाती है, तो ये ना माना जाए कि अमेरिका को लड़ाई में कूद पड़ेगा या अमेरिका जो है वो उसको सपोर्ट करेगा या लड़ाई में उसका साथ देगा। अब ये ज़रूरी भी है, विश्व शांति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में ये जो लड़ाई है वो इस तरफ जा रही थी कि एक न्यूक्लियर की तरफ जा रही थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही थी, जिससे सभी रिस्क में आ रहे थे। अब जो कुछ भी अमेरिका ने बोला है, इससे ये चीज़ ज़ाहिर हो गई है कि ये लड़ाई जो है ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर उन्हें इसको कंट्रोल करना है, जो कुछ भी जो नाटो कंट्रीज़ करना चाहते हैं और यूरोपियन कंट्री करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक तरीके से ज़िम्मेवारी उन्हीं को दी है कि आप भी भई अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए, 2% से ज़्यादा बढ़ा के 5% कीजिए। आप भी अपनी ज़िम्मेवारियाँ और बढ़ाइए, और यूक्रेन को भी उन्होंने कहा है कि भई मुफ़्त में हम इतनी मदद नहीं कर सकते आपकी, तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं, उसकी हमारे साथ डील कीजिए।
यूक्रेन ने अभी वो डील नहीं की है क्योंकि यूक्रेन ये कह रहा है कि ठीक है, हमें नाटो में शामिल मत करो आप, लेकिन कम से कम हमें आप कुछ सिक्योरिटी दो और सिक्योरिटी की गारंटी दो। तो जब तक ये सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती तब तक अभी यूक्रेन ने बोला है कि मैं वो डील साइन नहीं करूँगा। उसी मुताबिक यूरोप और यूक्रेन दोनों अपने आप को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका और रूस आपस में ही बातचीत करे जा रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट शायद देखभाल ना करें वो। लेकिन इसके ऊपर उनके वाइस प्रेज़िडेंट ने भी अमेरिका के वाइस प्रेज़िडेंट ने भी इनको बताया है कि ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और बातचीत की जाएगी। लेकिन पहले बड़ा खाका जो है वो दोनों तैयार कर लें। और ये सही भी है क्योंकि अगर पहले भी अगर देखें जब लड़ाई शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है कि अमेरिका की मर्ज़ी से शुरू हुई थी ये लड़ाई यूरोप की मर्ज़ी से शुरू हुई थी ये लड़ाई। अमेरिका ने ही जो एक्शन लिए थे और जहाँ तक रूस की माने तो उन्होंने ही इसको प्रोवोक किया। हालाँकि हमला रूस ने पहले किया है, लेकिन प्रोवोकेशन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था और उस समय यूरोप और यूक्रेन दोनों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आँख मीच कर बात मान रहे थे। तो अब जो है अचानक से उनको नज़र आ रहा है कि जब उन्हें लग रहा है कि ये हर चीज़ उनके फ़ेवर में नहीं हो रही है तो उन्हें ये लग रहा है कि जी हमें आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर अभी और बातचीत होगी क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। रूस भी इतनी आसानी से इस पीस डील को मानने वाला नहीं है क्योंकि जहाँ तक ज़मीन का सवाल है वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक कैप्चर कर चुका है और जो बची-खुची है वो अपने आप कर भी लेगा कैप्चर। लेकिन उसको उसकी भी एक शर्त होगी कि भई जितनी सैंक्शन मेरे ऊपर लगाई हैं वो आप हटाइए, उसके बाद मैं बात करूँगा। उसी मुताबिक अभी दूसरी पहल प्रेज़िडेंट ट्रंप ने की थी इज़राइल-हमास वॉर की तरफ और गाज़ा पीस प्लान उन्होंने दिया था, उसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, तो मैं उसे दोहराऊँगा नहीं। लेकिन उन्होंने बीच में एक धमकी दी थी हमास को, जब हमास आनाकानी कर रहा था कुछ होस्टेज रिलीज़ करने में, कि अगर सारे के सारे होस्टेज पिछले सैटरडे को यानी कि 15 फरवरी तक 12 बजे तक रिलीज़ नहीं हुए तो हाहाकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस धमकी का कुछ असर हुआ है, क्योंकि पहले उन्होंने मना कर दिया था कि हम होस्टेज रिलीज़ नहीं करेंगे, लेकिन अब जो फ़ेज़ 1 में होस्टेज रिलीज़ होने थे, वो अभी वो बरकरार है और कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने कल 3 इज़राइली होस्टेज छोड़े हैं और उसी के साथ-साथ 369 पैलेस्टीनियन प्रिज़नर्स भी छोड़े गए हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है, वो अभी सही तरीके से चल रही है। सेकंड स्टेज के नेगोशिएशंस कोई ख़ास हुए नहीं हैं। इसी बीच देखा जा रहा है कि इज़राइल लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अमेरिका उसको हथियार भी दे रहा है, बड़े बम भी दे रहा है जो बीच में मना हो गए थे और दोनों आपस में इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि कैसे ईरान की को न्यूक्लियर कंट्री ना होने दिया जाए। अभी अमेरिका की इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज़्म भी हुआ है क्योंकि जो ये गाज़ा प्लान है, वो अरब कंट्रीज़ उसको मानने को तैयार नहीं है, जॉर्डन, इजिप्ट उसको मानने को तैयार नहीं है। बाकी के चाहे उनके दोस्त देश हों चाहे उनके एडवर्सरीज़ हों अमेरिका के, किसी ने भी कोई भी उसको मानने को तैयार नहीं है। तो उसी पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने बोला है कि भई अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आप हमें कोई अल्टरनेट प्लान भी दीजिए, ऐसा उन्होंने अरब कंट्रीज़ को बोला है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि अभी और काफ़ी बात होगी और सेकंड स्टेज ठीक से चलेगी या नहीं, इसके बारे में कहना मुश्किल है। जैसे ही टाइम आएगा, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, तब पता चलेगा। जहाँ तक हम भारत के अंदर की बात करें, तो मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल हो गया है। इसकी बहुत ज़रूरत थी और मैं इसका स्वागत करूँगा क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर थे, वो मीती थे और ऐसा जो ट्राइबल्स हैं, उनको लग रहा था कि पक्षपात हो रहा है और पक्षपात के तहत तहत कोई भी बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो रही थी और वायलेंस बढ़ता जा रहा था, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए ये प्रेसिडेंट रूल जो है ये लागू हुआ है। अगर हम कारणों की बात करें कि ऐसा है क्यों? मणिपुर में इतनी मुसीबत क्यों है? तो कई सारे हिस्टोरिकल कारण हैं, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों मीती जो हैं वो प्लेन्स में रहते हैं। लगता है जो ट्राइबल हैं, जो पहाड़ों पे हैं, उन्हें लगता है कि भई ये लोग बिज़नेस ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, इनके हाथ में पावर ज़्यादा है। तो बिज़नेस कंट्रोल के ऊपर और जो पावर में खींचातानी है, उसके ऊपर भी इनका काफ़ी लड़ाई होती रहती है। दूसरे जो ये नार्को ट्रेड है, यानी कि ड्रग हैं और जो पॉपी कल्टीवेशन है इसके ऊपर भी इसके कंट्रोल के ऊपर भी दोनों की आपस में लड़ाई होती है और माफिया के ऊपर भी लड़ाई होती है दोनों की। उसी मुताबिक पॉलिटिक्स भी है वहाँ पर जो चलती रहती है और सबसे एक और बड़ा कारण है
कि उनकी मणिपुर की लोकेशन ऐसी है कि वो म्यांमार बॉर्डर पर है और म्यांमार में खुद इतनी मुसीबत हो रखी है, जो मिलिट्री जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ उनके इंसर्जेंट ग्रुप खड़े हो गए हैं और उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। और नीतीश का कहना है कि ये जो कुकी हैं, ये उनको आने देते हैं यहाँ पे बॉर्डर से, और इससे हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये भी एक कारण है जो परेशानी है इसके बारे में। अब जैसे ये प्रेसिडेंट रूल आ गया है, तो इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल होगा, और दूसरे ये जो पक्षपात की बात चल रही थी वो कुछ हद तक दब जाए, क्योंकि अभी एक न्यूट्रल गवर्नेंस है, जिसका किसी भी ट्राइबल ग्रुप से कोई लेना-देना नहीं है। उसी मुताबिक दोनों में विश्वास पैदा हो सकता है, ठीक तरीके से बातचीत हो सकती है, और जो सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो बिना किसी दबाव के लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से कायम कर सकती हैं। कुछ रिज़ल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ मिलिटेंट्स भी पकड़े गए हैं अभी पिछले 1-2 दिन में। अब अगर आगे चलें और आगे की सोचें कि मणिपुर में क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट रूल आने के बाद डायलॉग, हर हर चीज़, ये जितनी भी पार्टीज़ अफ़ेक्टेड हैं, वो आपस में बात करना चाहिए उन्हें। उसी मुताबिक अ, मिलिटेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन सख्त होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि शुरू हो गया है। उसी मुताबिक अलग-अलग काउंसिल्स हैं, रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल्स हैं, रिकॉन्सिलिएशन कमिटीज़ हैं, इनको आपस में बैठ के बात करना चाहिए, और बॉर्डर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ एक्शन अभी लिए गए हैं, जो पहले 16 साल तक आपस में 16 किलोमीटर तक फ्री मूवमेंट था दोनों साइड बॉर्डर के, वो अभी घटा के 10 किलोमीटर कर दिया गया है, तो हो सकता है कि कुछ संख्या कम हो जो लोग आ रहे हैं। उसी मुताबिक जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, उनकी भी मदद करना ज़रूरी है, चाहे रिहैबिलिटेशन हो, चाहे उनको कंपेंसेशन दिया जाए जिनके घर जल गए, जिनके और ज़्यादा परेशानियाँ आ गईं, तो उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। लीगली भी काफ़ी काम होना चाहिए। जो कोर्ट हैं, वो जल्दी फैसला करें, और जो भी कमज़ोरियाँ देखी गई हैं, उसके लिए जो लोग ज़िम्मेवार हैं, और जो गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए जो लोग ज़िम्मेवार हैं, उनको भी कसूरवार ठहराना चाहिए और एक्शन्स लिए जाने चाहिए। और मुझे लगता है बातचीत से ही ये शांति मणिपुर में आ सकती है। तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट पिछले हफ़्ते की जो इम्पोर्टेंट खबरें थी, और जो उनका एनालिसिस। अब अगले हफ़्ते हम फिर मिलेंगे आपसे, अगले हफ़्ते की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और उसके एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।